Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के अल्फा टेस्ट सीरीज में कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टेक द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेकिन इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना बिल्कुल मत भूलना, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो नाउ वी हैव ATS 4। सबसे पहले हम 2 मार्कर क्वेश्चंस लेंगे, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन f of x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यानी लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज f इज कॉन्टिन्यूअस at x equals 0, therefore f of 0 will be equal to left hand limit of the function at x equal to 0, that will be equal to right hand limit of the function at x equal to 0। वैसे आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, f of 0 is equal to limit of the function fx when x approaches to 0। ठीक है, दोनों बातों का मतलब सेम है। LHL इक्वल टू RHL होगा तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन का लिमिट वैल्यू f ऑफ 0 के इक्वल अगर हो जाएगा तो फंक्शन f x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें तो कॉन्टिन्यूअस पहले से ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके क्वेश्चन में जब x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 4 लैम्डा। ठीक है, यानी यहां पर f ऑफ 0 आ गया 4 लैम्डा। अब हम LHL निकाल लें या RHL निकाल लें या डायरेक्टली फंक्शन की लिमिट निकाल लें व्हेन x अप्रोचेस टू 0, बात सेम रहेगी। तो चलिए जरा यहां पर हम लिमिट निकालते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन fx व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू हम ये लेंगे, दैट इज log ऑफ 1 प्लस 5x माइनस log ऑफ 1 माइनस 7x, और इस पूरे के नीचे x है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिमिट का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले LCM को स्प्लिट करेंगे। तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस 5x अपॉन x, ठीक है, माइनस log ऑफ 1 माइनस 7x अपॉन x। ठीक है, अब लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर जो हम यूज करने वाले हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम लिमिट का ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी x का लिमिट 0 है, x डिनोमिनेटर में है, log फंक्शन में 1 प्लस x लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पर x का लिमिट 0 है, log में 1 प्लस 5x लिखा हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर में 5x होना चाहिए और 5x का लिमिट भी 0 होना चाहिए। x का लिमिट 0 दे रखा है तो 5x का लिमिट भी 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, लेकिन डिनोमिनेटर में 5x कैसे बनाएंगे, x पहले से ही है तो यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे कर दिया है। अब जरा इसमें आ जाओ, log 1 माइनस 7x है, तो 1 माइनस 7x को हम लोग इजीली ऐसे करके लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं ना, तो यहां नीचे फिर माइनस 7x चाहिए होगा ना, x पहले से है, आप यहां -7 लगा दो, मतलब डिनोमिनेटर को -7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहां पर ये माइनस ऑफ -7 यानी +7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि x का लिमिट 0 है, x का लिमिट 0 है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x का लिमिट 0 हो जाएगा, और दोनों तरफ -7 से मल्टीप्लाई कर दो तो -7x का लिमिट भी 0 हो जाएगा। यानी इसके लिए भी लिमिट की कोई समस्या नहीं है,
इसके लिए भी लिमिट की कोई समस्या नहीं है। इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, यहां 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और यहां पर 7 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यानी आपको मिलेगा 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आपको मिल जाएगा 12। ये फंक्शन की लिमिट वैल्यू है व्हेन x अप्रोचेस टू 0। इसे हम f ऑफ 0 के इक्वल रखने वाले थे, यहां पर अगर आपको याद हो तो बस यहां पर इसे 12 के इक्वल रख दो। अब आपको लेमडा निकालना था, 4 लेमडा इक्वल्स 12 है तो लेमडा आ जाएगा 3। समझे? ध्यान से अपने क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन को देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमें इस फंक्शन f ऑफ x की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है एट x इक्वल टू c वेयर c इज एनी इंटीजर। फंक्शन किस टाइप का है? फंक्शन इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, सबसे पहले f ऑफ c निकालो, f ऑफ c। तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c बनेगा। अब c क्योंकि इंटीजर है तो मतलब इसका आंसर तो c ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे when x approaches to c from the left hand side, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना। लिमिट x approaches to c from the left hand side, f of x का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, x की जगह पे c माइनस h पुट करिए, क्योंकि x का लिमिट c है तो इसलिए h का लिमिट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम यहां पर लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे c माइनस h। अब इस चीज की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ध्यान से कंसेप्ट देखना बच्चों। ये रहा नंबर लाइन, ठीक है, ये आपका नंबर लाइन हो गया। यहां पर कोई इंटीजर c है, c से पीछे वाला इंटीजर होगा c माइनस 1, c से आगे वाला इंटीजर होगा c प्लस 1, ठीक है। c माइनस h कहां पर होगा, ये तो c है तो c माइनस h कहां होगा, इस पोजीशन पे c माइनस h होगा, यानी c माइनस h बेसिकली c माइनस 1 से बड़ा है लेकिन c से छोटा है, यानी दो इंटीजर्स के बीच में c माइनस h बैठा हुआ है। कौन से दो इंटीजर, c तो इंटीजर है ही, बोला हुआ है। अब अगर c इंटीजर है तो c माइनस 1 भी इंटीजर है, तो c माइनस 1 और c के बीच में c माइनस h है, तो c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप लिखोगे तो आपको c माइनस 1 मिलेगा। समझ गए, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आप लोग लिमिट निकाल रहे होंगे किसका, तो c माइनस 1 का। समझ गए, c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गया, तो c माइनस 1। अब इसमें h की लिमिट 0 पुट करोगे तो भी ये c माइनस 1 ही रहेगा। RHL निकालने का मन करे तो निकाल सकते हो, लेकिन हम यहां पर अब देख चुके हैं कि फंक्शन का जो वैल्यू है ना c पर, f ऑफ c, दिस इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHL के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन f क्या होगा बच्चों, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स c बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब एक बात बोल रहा हूं इन जनरल, ध्यान से सुनना, आपसे पूछ रहा हूं कमेंट करके बताना। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स। ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा ये ट्रू है या फॉल्स है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 फॉर दिस फंक्शन, hence write whether the function f of x is continuous at x equal to 0 or not। तो सबसे पहले तो हम RHL निकालेंगे, तो RHL of the function when x approaches to 0, फंक्शन का वैल्यू क्या है, e raised to the power 1 upon x minus 1 over e raised to the power 1 upon x plus 1, ठीक है। इसमें अगर आप x की जगह 0 प्लस h पुट करोगे, क्योंकि आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो यहां पर प्लस आएगा, राइट, ठीक है। तो अब x की जगह 0 प्लस h लेंगे, x का लिमिट 0 है तो h का लिमिट 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e की पावर में हो जाएगा 1 अपॉन x की जगह पे 0 प्लस h, यानी x की जगह पे डायरेक्टली h ही लिख दो।
समझ गए? -1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ध्यान से देखना बच्चों। न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिवाइड कर दो। यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? e रेज टू द पावर 1 अपॉन एच। तो न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज से डिवाइड कर दो। सो यू आर गोइंग टू गेट 1 माइनस ई रेज टू द पावर -1 अपॉन एच, और यहां पर 1 प्लस ई रेज टू द पावर -1 अपॉन एच। ठीक है, h का लिमिट जैसे ही 0 पुट करोगे यू आर गोइंग टू गेट 1 माइनस ई रेज टू द पावर -1 अपॉन 0 यानी माइनस इन्फिनिटी, और ये 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। ये बनेगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 यानी 1 आ गया। ये बात समझे? ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को मैंने 0 कैसे लिख दिया? असल में क्या होता है, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? तो 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा विच इज 0। समझ गए? क्लियर? तो यहां पर आपको RHL की वैल्यू मिल चुकी है। यही आपसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया था। फिर पूछा हुआ है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। तो यहां पर LHL निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली f ऑफ 0 की वैल्यू देख पा रहे हैं। f ऑफ 0 क्या है? f ऑफ 0 -1 है विच इज नॉट इक्वल टू RHL। RHL तो 1 आया ना, तो f ऑफ 0 एंड RHL सेम नहीं है, तो यहां पर ये फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन f इज डिसकंटीन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0। बात समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें इस फंक्शन का, जो कि अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करना है x इक्वल टू -3 पे। ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों? ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने वाले हैं, LHD एट x इक्वल्स -3। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट? तो ये क्या बनेगा बच्चों? लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, फॉर्मूला बनेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ -3 अपॉन x माइनस ऑफ -3। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा। f ऑफ x का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस f ऑफ -3, तो इसे हम यहां पर निकाल के रख लेते हैं। आपका फंक्शन क्या है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो इसमें x की जगह पे जब आप -3 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 आपको -3 ही देगा। ठीक है, तो यहां पर f ऑफ -3 का मतलब हो गया -3। डिनोमिनेटर में आओगे x माइनस ऑफ -3 यानी x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लिमिट चेंज करेंगे, मतलब मैं x की जगह पुट करूंगा -3 माइनस h, और क्योंकि x का लिमिट -3 है देयरफॉर h का लिमिट 0 हो जाएगा। तो इसे अपने लिमिट में लेकर आओ, तो यहां पर अब इस तरीके से आपको दिखेगा, x की जगह -3 माइनस h, और ये माइनस ऑफ -3 यानी +3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x प्लस 3, तो x प्लस 3 का मतलब है -h। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है ना -3 माइनस h की, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। ये रहा आपका नंबर लाइन, यहां कहीं -3 है तो यहां कहीं -4 होगा। ठीक है, जब x की वैल्यू -3 के इक्वल है तो आप यहां पर बैठे हुए हैं, ये x इक्वल्स -3 है। लेकिन जब -3 माइनस h की बात करोगे वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट 0, मैंने ये नहीं कहा कि h इक्वल टू 0 है, मैंने ये कहा h ऑलमोस्ट 0 है, मतलब h का लिमिट 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उस समय -3 माइनस h कहां पर होगा? तो -3 माइनस h -3 के लेफ्ट साइड में होगा, मतलब ये पोजीशन हो गई -3 माइनस h की। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना -3 माइनस h, ये नंबर -3 के लेफ्ट में होगा और -4 के राइट में होगा, बट इट विल बी वेरी मच क्लोज टू -3। समझ गए? यानी ये जो नंबर है ना, ये जो भी नंबर होगा, ये -4 एंड -3 इन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। तो अगर मैं यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -3 माइनस h पूछूंगा तो आपको -4 मिलेगा। समझ गए? देखो कंसेप्ट क्या होता है ना, अगर आपको ध्यान हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या कंसेप्ट होता है,
इन केस अगर x इस इंटरवल में चल रहा है, अगर x इस इंटरवल में चल रहा है तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 होगा। समझ गए? तो बस यहां पर x का काम -3 -h कर रहा था, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -4 आएगा। इसे यहां पर हम पुट करने वाले हैं। ये सब कंसेप्ट की बातें थी, इनको साइड में रखो। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह हम लिखेंगे -4। तो -4 + 3 न्यूमरेटर में और नीचे है आपका -h। ठीक है बच्चों? तो फाइनली ये आपको क्या दे रहा है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर बनेगा 3 - 4 यानी -1 अपॉन -h, यानी ओवरऑल ये बनेगा 1/h, जिसमें h का लिमिट आप 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 1/0, जिसे आप इंफिनिटी सिंबल से सिंबलाइज कर सकते हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो कि ये नॉट डिफाइंड है। समझे? अब यहां पर मैं RHD निकालूंगा या नहीं निकालूंगा? वेल, ध्यान से सुनना, मैं कंसेप्ट क्या बता रहा हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों डिफाइंड होते हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं और फिर दोनों इक्वल भी होते हैं, तब जाके हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर जहां पर आपने LHD और RHD निकाला है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है? यानी पहली कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ मस्ट बी डिफाइंड एंड देन दे मस्ट बी इक्वल, तब जाके उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल बोला जाता है। लेकिन अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे जहां आपने निकाला है वो डिफाइंड नहीं है, तो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों निकालूंगा? एट द सेम टाइम अगर राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों निकालूंगा? समझे मेरी बात? सो दैट मीन्स यहां पर हम क्या रीजनिंग देंगे? वी आर गोइंग टू से बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x equals -3 is not defined for f of x, therefore the function f is not differentiable, the function f is not differentiable at x equals -3। समझे? अब ये काम तो हो गया, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा ये मुझे आप कमेंट करके बताना। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट द इंटीग्रल पॉइंट्स। ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा ये ट्रू है या फॉल्स है मुझे कमेंट करके बताना। समझे मैंने क्या पूछा? 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आएगा, वैसे उसे निकालने की जरूरत यहां पर नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स -3 क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। और क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। ट्रू या फॉल्स ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है? अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला हुआ है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इफ f of x is given as log of x on the base of e। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। सो इफ आई एज्यूम दिस फंक्शन एज y, आपको इस फंक्शन y का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy/dx निकालना है। समझ रहे हो? तो y की वैल्यू क्या है? f of log of x on the base of e। f of x क्या दे रखा है? f of x तो ये दे रखा है। तो अगर मैं इसमें x की जगह पे log of x on the base of e पुट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? log of x की जगह पे हमें डालना पड़ेगा log of x on the base of e। समझे? तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये y की वैल्यू आ गई। यानी जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है उसको आपने y माना था, तो y की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब मुझे dy/dx निकालना है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से हम डेरिवेटिव ले लेंगे। dy/dx विल बी इक्वल टू log का डेरिवेटिव मतलब 1/log of x on the base of e, और चेन रूल से इस log x का भी करेंगे तो 1/x आ जाएगा। आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो या फिर इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है? और कैसे लिख सकते हो अपने आंसर को? यू कैन फर्दर राइट योर आंसर लाइक दिस एज वेल।
ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। x का इंटरवल दे रखा है, डेरिवेटिव हमें x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। सबसे पहले आप इस फंक्शन को ना y एज्यूम कर लो। सो लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, फंक्शन में x की जगह पे tan थीटा पुट कर दो बेटा, ठीक है। तो आइए जरा अपने फंक्शन में लौटते हैं। x की जगह पे हम tan थीटा पुट करेंगे, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लिख देंगे, जो ब्रैकेट में है ना, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बना हुआ है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सब, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना, ज्यादातर बच्चे इसके बाद डायरेक्टली क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 थीटा, वहां से थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, यानी 2 tan इनवर्स x, और इसके बाद अपना डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और ये हो गया गलत, सीरियसली ये गलत है। अब इसमें गलती क्या है, चलिए प्रॉपर कंसेप्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। tan इनवर्स ऑफ tan x को x हम तभी लिख सकते हैं बच्चों जब x tan इनवर्स के प्रिंसिपल इंटरवल में हो। इसके साथ इसे कंपेयर करोगे तो x का काम 2 थीटा कर रहा है। आपको चेक करना पड़ेगा कि 2 थीटा tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज इंटरवल में है या नहीं, ठीक है। x का इंटरवल गिवन है, 2 थीटा का इंटरवल निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर x के लिए हमें पता है कि ये -∞ से -1 के बीच में है। हमने x किसे पुट किया है बच्चों, तो tan थीटा को पुट किया है, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं जरा, इसमें tan इनवर्स लगाएंगे, tan इनवर्स ऑफ -∞ यानी -π/2 बनेगा ये थीटा, और ये -π/4। 2 थीटा का इंटरवल निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -π, ये 2 थीटा, और ये -π/2। ये जो इंटरवल आया 2 थीटा का, वो इंटरवल इस रेंज के जैसा है या इस रेंज का सबसेट है, तो नहीं है ना, तो मतलब इसको 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं, समझे। बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले कि अगर आप इसको डायरेक्टली 2 थीटा लिखोगे तो गलती होगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनना। अगर इस पूरे इंटरवल में मैं +π कर दूं, तो -π यहां पर है, +π करेंगे 0 आएगा, ये बन जाएगा π + 2 थीटा। यहां पर +π करोगे तो π -π/2 यानी π/2 आएगा। तो π + 2 थीटा का इंटरवल क्या है, 0 से π/2, विच इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, समझ गए। लेकिन ये कहां से आया और ये हम क्यों लेकर आए, ये कहां से आया, इसका जवाब ये है कि मैंने इस वाले स्टेप में थ्रू आउट पाई को ऐड किया है। और क्यों किया, इसका जवाब अभी दूंगा, वेट करिए। कितने बच्चों को पता है कि tan π + 2 थीटा, tan π + 2 थीटा क्या होता है, ये तो tan 2 थीटा ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो tan वैसे भी पॉजिटिव ही रहता है। मैं उल्टा सोच रहा हूं कि tan 2 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो आओ जरा अपने क्वेश्चन में, यहां पर tan 2 थीटा की जगह आप लिखो टेंजेंट ऑफ π + 2 थीटा। अब यहां पर tan इनवर्स tan x, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ना, ये वाला फॉर्मूला, इसमें जो x है ना उसे कंपेयर करो इस एंगल के साथ। एंगल क्या है, π + 2 थीटा। ये वाला एंगल इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। ध्यान से देखो, बताया था ना कुछ देर पहले कि π + 2 थीटा का जो इंटरवल बन रहा है वो इस इंटरवल का सबसेट है, समझ रहे हो। तो यहां पर जो एंगल है ना, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद दिस एंगल x। तो अब इसे हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली π + 2 थीटा लिख सकते हैं। अब याद करो, कुछ देर पहले मैंने y की वैल्यू क्या लिखकर आपको बताया था कि ये गलत होगा। मैंने कहा था y = 2 थीटा लिखोगे तो वो गलत होगा। क्या आ रहा है, y = π + 2 थीटा। और फिर इसके बाद
आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसकी हेल्प से, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसके बाद जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे ना, तो dy अपॉन डी एक्स, पाई तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2 को बाहर करते हैं और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये जो dy अपॉन डी एक्स का आंसर आया, ये बिल्कुल सही आंसर है और सही कंसेप्ट के साथ हमें आंसर बिल्कुल करेक्ट मिला है। लेकिन कुछ देर पहले जो मैं गलत वाला काम करके बता रहा था कि आप y इज इक्वल टू 2 थीटा लिखेंगे ना, तो उसमें भी dy अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव का आंसर यही आएगा, बट वो गलत तरीके से सही आंसर आ रहा है। तो क्या आपको पूरे नंबर मिलेंगे? सोच समझ के जवाब देना और मुझे कमेंट करके भी बताना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर cos ऑफ x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू cos ऑफ y रेज टू द पावर x दिया हुआ है, आपको dy अपॉन dx निकालना है। क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू द पावर ln ऑफ cos x टू द पावर y। RHS वाले को लिख सकते हैं e रेज टू द पावर ln ऑफ cos y रेज टू द पावर x। अब इसके बाद हम लोग लॉ की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा e रेज टू द पावर y ln ऑफ cos x। RHS में बनेगा e रेज टू द पावर x ln ऑफ cos y। समझे? बेसिकली मैंने यहां पर क्या किया है, ध्यान से सुनना। e रेज टू द पावर ln ऑफ fx क्या होता है, तो ये तो f ऑफ x होता है। ln ऑफ fx का मतलब क्या हुआ बच्चों? ln ऑफ fx का मतलब है log ऑफ fx ऑन द बेस ऑफ e। समझे? क्लियर हुआ? अब एक बात ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर fx का मतलब क्या लिया है अपने क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मैंने fx का मतलब मान लिया है cos ऑफ x की पावर y, और ये LHS के लिए लिया है मैंने, और RHS के लिए मैंने क्या लिया है, cos ऑफ y की पावर में x। RHS के लिए fx का मतलब ये ले लिया है। प्रॉपर्टीज कैसे लगाई हैं ध्यान से देख लो, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं फर्दर, यहां पर हम डेरिवेटिव शुरू करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सेम ही रहता है बच्चों, लेकिन हमें यहां पर एक्सपोनेंट का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब पावर का डेरिवेटिव करने जाओगे तो वहां पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। y बाहर ln cos x यानी 1 अपॉन cos x, और cos x का करोगे तो माइनस sin x, प्लस ln cos x और y का करोगे तो y डैश। ठीक है, LHS वाला तो निपट गया। RHS में आ जाओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला सेम, और एक्सपोनेंट में चलते हैं जरा। x बाहर 1 अपॉन cos y का करोगे तो माइनस sin y, और फिर एंगल का करोगे यानी y का करोगे तो y डैश, प्लस ln ऑफ cos y और x का करोगे तो 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा। इस स्टेप में देखिए, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलो। फर्स्ट इक्वेशन में ये वाला जो क्वांटिटी है वो इसके इक्वल है ना, समझ रहे हो? तो जरा इस वाले स्टेप में देखिए, e रेज टू द पावर ln cos x की जगह पे अगर मैं ये वाला एज इट इज कॉपी कर दूंगा तो ये चीज इसे कैंसिल कर देगी। समझ गए? मतलब सिर्फ ब्रैकेट वाला बचेगा। गॉट इट? तो जरा ब्रैकेट वाले को देखते हैं ये क्या हो रहा है। ये बनेगा 10x नेगेटिव, मतलब माइनस y 10x लिख लो इसे, और ये है आपका y डैश इंटू ln ऑफ cos x। RHS में आ जाओ, ये कट चुका है, बता चुका हूं आपको मैं। ठीक है, ये बनेगा आपका माइनस का 10y, और ये x भी है। ठीक है, माइनस x y डैश इंटू 10y। ठीक है, और ये आपका ln cos y। ध्यान रखना, हमने यहां पर इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से इसे इसके साथ कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब y डैश वाले एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब चीजें एक तरफ कर लेंगे। तो y डैश कॉमन भी आ जाएगा जब एक तरफ करेंगे, तो हमें मिलेगा ln ऑफ cos x, ये इधर आएगा तो प्लस में x 10y। y डैश मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं, ध्यान से देखिए। उधर क्या है, ln cos y है। ठीक है, ये उधर जाएगा प्लस का y 10x। ठीक है, तो यहां से y डैश की वैल्यू यानी dy अपॉन dx ही लिख दो।
वो क्या आ जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट को इसके नीचे लगा देंगे। सो वी आर गोइंग टू गेट ln ऑफ cos y प्लस y tan x अपॉन ln ऑफ cos x प्लस x tan y। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ध्यान से देखिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक अल्टरनेटिव है, इसे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, इफ tan इनवर्स ऑफ x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर कोटेंजेंट x इज इक्वल टू 1, तो आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो यहां पर भी हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। इसे हम लिखेंगे e रेज टू द पावर ln ऑफ tan इनवर्स x की पावर में y प्लस e रेज टू द पावर ln ऑफ y की पावर कोटेंजेंट x, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा e की पावर में y ln ऑफ tan इनवर्स x प्लस e की पावर में कोटेंजेंट x ln ऑफ y इक्वल टू 1। अब डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सेम रहेगा बच्चों, y ln tan इनवर्स x, पावर में चलो एक्सपोनेंट में डेरिवेटिव लेंगे तो y बाहर ln ऑफ tan इनवर्स x यानी 1 अपॉन tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का भी करना पड़ेगा, सो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ln ऑफ tan इनवर्स x तो बाहर रहेगा और y का डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश आएगा। ये हो गया इस वाले का। अब इसकी बारी है, तो इसमें भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला सेम रहेगा, e रेज टू द पावर कोटेंजेंट x ln y, ये तो सेम है। पावर में चलते हैं, कोटेंजेंट x बाहर, ln y का करोगे तो 1 अपॉन y और y का y डैश आएगा, फिर ln y बाहर, फिर कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव करोगे सो इट विल बी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, और RHS में 1 है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है, हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या था बच्चों, दिस वाज tan इनवर्स x रेज टू द पावर y, इसको फिर से वही लिखो और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। तो ये है आपका tan इनवर्स x रेज टू द पावर y, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर y आपको दिख रहा होगा, आगे लिख लो। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में tan इनवर्स x भी है, ऊपर भी tan इनवर्स x है जिसकी पावर में y है। तो एक काम करो, इसे ऐसे करके लिख दो, पावर कंबाइन कर दी है मैंने, डिवीजन का केस है। इसे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y डैश वाले को सबसे आगे लिख लो बेटा, y डैश वाला सबसे आगे। ये है आपका tan इनवर्स x की पावर में y, दिस थिंग इज tan इनवर्स x की पावर y, और यहां से है आपका ln ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, y की पावर कोटेंजेंट x। तो y की पावर कोटेंजेंट x, इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर कोटेंजेंट x है, ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद y डैश है, ओके, और नीचे y है, तो यहां पर पावर कंबाइन फिर से कर दो, y की पावर में -1 लगा दिया, जो नीचे वाला y है उसको ऊपर भेज दिया, y की पावर कोटेंजेंट x में से -1 करना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, यहां पर ये माइनस का, ये वाला माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x आगे लगा दो बेटा, इनटू में ln ऑफ y तो है ही, और ये भी जाएगा ना अंदर, यानी y की पावर में कोटेंजेंट x, और ये पूरा 0 के इक्वल है। ठीक है, अब जहां जहां y डैश है उसको एक तरफ कर लो और y डैश उसमें से कॉमन ले लो। तो y डैश हम कॉमन लेने जा रहे हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा y डैश वाला टर्म, तो वी हैव tan इनवर्स x की पावर में y इंटू ln tan इनवर्स x। ठीक है, एक y डैश वाला ये रहा, तो हमने y डैश तो कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास है y की पावर कोटेंजेंट x -1, जिसके साथ मल्टीप्लाई में है कोटेंजेंट x, y डैश कॉमन आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सब चीजों को उधर ले चलो RHS में, तो ये नेगेटिव वाला है उधर जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी वी आर गोइंग टू हैव कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू
ln y इंटू वाई की पावर कोटेंजेंट x। और क्या जाएगा बेटा उधर, ये वाला भी उधर ही जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे माइनस का क्या है बेटा, y इंटू टेन इनवर्स x जिसकी पावर में है y माइनस वन, और इसे पूरे के नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला भी लिख दिया है हमने। हमको निकालना है y डैश यानी dy अपॉन dx। तो ये पूरा जो करली ब्रैकेट वाला है ना, इसे उठा के इसे पूरे के नीचे लगाना होगा। चलिए एक स्टेप और दिखा देता हूं आपको। तो यहां से फाइनली dy अपॉन dx क्या आ रहा है देखना बेटा। तो दिस इज कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू ln y इंटू वाई रेज टू द पावर कोटेंजेंट x माइनस y जिसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है बेटा, टेन इनवर्स x की पावर y माइनस वन, और इसके नीचे है ये। इसे आप यानी डिनोमिनेटर वाले को ऊपर लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, तो इसे आप ऐसे करके लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन। अब ऐसा इसलिए किया था मैंने क्योंकि इस पूरे के डिनोमिनेटर में ये करली ब्रैकेट वाला लगाना था मुझे, तो बेमतलब में एक स्टेप में क्यों बढ़ाऊं, एलसीएम लेने वाला, यहीं पर निपटा दिया। तो ये पूरा नीचे आ रहा है, क्या है बेटा ये टेन इनवर्स एक्स की पावर में y इंटू में ln टेन इनवर्स एक्स, ये पूरा आ गया, प्लस में y की पावर कोटेंजेंट x माइनस वन इंटू में कोटेंजेंट x। तो ये पूरा आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। नाउ वी हैव पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्कर क्वेश्चन होगा। चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है, लेट f of x be a real valued function, then the function f of x is said to be continuous at a point x equal to m if left hand limit of the function when x approaches to m is equal to right hand limit of the function is equal to f of m, where this is called left hand limit of the function at x equal to m and this is called right hand limit of the function at x equal to m। यही तो मैं भी बोल रहा था कुछ देर पहले, हालांकि यहां पर मेंशन भी किया हुआ है। ऑल्सो फॉर द फंक्शन f of x वी हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको LHD से रिप्रेजेंट करेंगे और इस फॉर्मूले से निकाला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला आपके पास है। The function f of x is said to be differentiable at x equal to m if its left hand derivative and right hand derivative at x equal to m exist and both are equal। ठीक है, यही बात मैं आज की क्लास में किसी क्वेश्चन में डिस्कस करके आ चुका हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मतलब दोनों डिफाइंड होंगे और दोनों इक्वल होंगे, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, इसमें कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट किसी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट x इक्वल टू m पर डिस्कस करके बताया गया है। अब वैसे तो ये सारी बातें हम लोगों को ऑलरेडी पता होती हैं कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कंडीशन बनती है, क्या कंसेप्ट होता है, और कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसमें क्या कंसेप्ट होता है। ये सारी बातें यहां पर मेंशन करके इन्होंने दे रखी हैं, जबकि ये हमको नॉर्मली पता ही होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फॉर द फंक्शन f ऑफ x आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका हमें आंसर करना है यूजिंग दिस फंक्शन, और ऊपर जो पैसेज में हमें कंसेप्ट बताया गया था उसकी हेल्प से। तो यहां पर जो फंक्शन दे रखा है ना, इसमें मॉडुलस फंक्शन भी दिख रहा होगा, तो चलिए जरा इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। तो यहां पर बेटा अगर x 2 से छोटा होगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 क्या होता है बेटा, x 2 से छोटा होगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 आपका बनेगा माइनस ऑफ x माइनस 2 यानी 2 माइनस x। ठीक है, ऐसे ही अगर x 2 से बड़ा होगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 क्या बनेगा बेटा, एज इट इज हम मॉड को हटा देंगे यानी x माइनस 2 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन करके अगर लिखूंगा तो इस वाली कंडीशन में हमें fx की वैल्यू मिल रही होगी x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस x, यानी सिंप्लीफाई कर लोगे तो -1 प्लस a मिलेगा। कब, जब x 2 से छोटा है। इस वाली कंडीशन में सेम रहेगा, इस वाली कंडीशन में x माइनस 2 और नीचे वाला x माइनस 2 यानी कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज 1 दे देगा, तो 1 प्लस b मिलेगा जब x 2 से बड़ा होगा।
तो फंक्शन को रिडिफाइन करके आप लिख सकते हो प्रॉपरली। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इनका आंसर करना है, वो कैसे करेंगे, तो चलिए जरा इनको भी कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स 2। तो अगर फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ये जो कंडीशन दे रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर एफ ऑफ 2 का मतलब है, यानी जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है बेटा, तो a प्लस बी है। ठीक है, LHL क्या आ जाएगा, LHL का मतलब जब x 2 से छोटा है तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस, तो यहां पर f ऑफ x को हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं विच इज -1 प्लस a, और ऐसे ही RHL की बात जब करोगे तो जब 2 से बड़ा होगा x तो कंडीशन क्या है, फंक्शन सिंप्लीफाई होके हमें 1 प्लस बी दे चुका है। तो यहां से हमें मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू -1 प्लस ए दैट इज इक्वल टू 1 प्लस बी। ठीक है, आपको इसमें a की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करिए, कंसीडर करो, आपको यहां पर ये वाला इक्वेशन इसके इक्वल रख के कंसीडर करना होगा, और बाई चांस अगर आपको b की वैल्यू निकालनी होती तो आप a प्लस बी को -1 प्लस a के इक्वल रख देते। सेकेंड पार्ट में b की वैल्यू पूछ रखी है, इसलिए मैंने उसको भी अभी के अभी लिख दिया है। यहां पर आप b से b को कैंसिल करेंगे तो आपको a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। यहां पर आप a को a से कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू -1 मिलेगी। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ चुका है बेटा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में क्या है इसको भी देखते हैं। What is left hand derivative of f of x at x equals 2? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है आपको। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स 2 यानी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस f of x माइनस f of 2 अपॉन x माइनस 2। ध्यान से समझना, जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी बेटा, जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, यहां देखो, जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है -1 प्लस a। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे -1 प्लस a, और फिर f ऑफ 2 क्या है, इट इज a प्लस b। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एज इट इज। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना बेटा, जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे a कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही आप a कैंसिल करने के बाद अपने न्यूमरेटर को देखोगे तो यहां पर -1 माइनस बी, -1 माइनस बी ऊपर रहेगा, नीचे x माइनस 2 है। b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। b की वैल्यू को यहां पर जैसे ही आप पुट करोगे बच्चों तो आपको न्यूमरेटर क्या बनता हुआ दिखाई देगा, -1 माइनस ऑफ -1, b की वैल्यू -1 है, ये रहा। तो न्यूमरेटर क्या बन गया बच्चों, न्यूमरेटर बन गया 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज एक्चुअली 0। तो आप यहां पर 0 का लिमिट निकाल रहे हैं जो कि 0 ही आएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना था फंक्शन का जब x इक्वल्स 2 हो, तो ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है इसको भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 2 पे या नहीं। इसके लिए मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑलरेडी निकल चुका है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल्स 2 पे निकाल रहे हैं, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। तो यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जब x 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस बी है। ठीक है, सो लेट मी पुट हियर दिस इज 1 प्लस बी माइनस f ऑफ 2 तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना, a प्लस बी, और नीचे वाला x माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे न्यूमरेटर में b कैंसिल होगा, यू विल हैव 1 माइनस a अपॉन x माइनस 2।
ए की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो फर्स्ट पार्ट में। क्या थी बेटा ए की वैल्यू? आइए मैं आपको दिखाता हूं। ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहां पर। ए की जगह जैसे ही 1 पुट करोगे तो लिमिट, तो ए की जगह 1 यानी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ऊपर 0 बन गया। 0 अपॉन एनीथिंग इज बेसिकली 0, तो 0 का लिमिट तो 0 ही होगा। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी यही है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी यही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू। समझे? तो यही पूछा हुआ है कि चेक करिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 2 पे या नहीं, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब 5 मार्कर क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों? इफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ t प्लस लॉग टेंजेंट ऑफ t बाई टी एंड y इज इक्वल टू साइन t है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। डबल डेरिवेटिव तो करना है y का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? तो t के रेस्पेक्ट में। और फिर y का डबल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में भी करना है, और इन दोनों की वैल्यू निकालनी है जब t इक्वल टू पाई बाई 4 हो। ठीक है, ये वाला काम सबसे पहले कर लेते हैं। y दे रखा है ना, dy अपॉन dt, तो ये आएगा cos t। ठीक है, अब फिर से t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो इसका, तो ये बनेगा d2y अपॉन dt स्क्वायर, तो cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t। आपको डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t कब निकालना है इसका वैल्यू? जब t पाई बाई 4 हो। तो यहां पर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t हमने कर लिया है, इसमें t की जगह पाई बाई 4 आप पुट कर देंगे, तो ये बनेगा माइनस साइन t की जगह पाई बाई 4 यानी माइनस साइन पाई बाई 4 यानी माइनस 1 बाई रूट 2। तो एक आंसर तो आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब मुझे डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी निकालना है, जिसकी वैल्यू t इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमें फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले जरा यहां पर dx अपॉन dt निकाल लेते हैं। dx अपॉन dt, तो cos t का हो गया माइनस साइन t, लॉग टेंजेंट ऑफ t अपॉन 2 का करोगे तो 1 अपॉन 10 t अपॉन 2, 10 का करोगे तो सीकेंड स्क्वायर t अपॉन 2, और फिर t अपॉन 2 का करोगे तो 1 बाई 2। t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, याद रखना बच्चों। यह है माइनस साइन t प्लस, इस 2 को आगे लिखो ऐसे। ठीक है, इसे साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करिए तो कॉस ऊपर जाएगा, और इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो एक कॉस कटेगा। फाइनली आपको मिलेगा ये। ठीक है, जिसमें आप क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो 2 साइन ए कॉस ए, यानी साइन ट्वाइस द एंगल, तो साइन 2 टाइम्स t बाई 2 करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। इसमें आप एलसीएम ले लो बेटा। अब इसमें आप एलसीएम ले लो बेटा, तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस में 1 अपॉन साइन t। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या हुआ न्यूमरेटर में? तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर t अपॉन में साइन t। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? कॉस t अपॉन साइन t, तो वो बन जाएगा कोटेंजेंट t, और ऊपर एक कॉस t एज इट इज रह जाएगा। ये dx अपॉन dt की वैल्यू है। हमें dy अपॉन dt ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हम लोग dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने के लिए dy अपॉन dt को डिवाइड करना पड़ेगा dx अपॉन dt से। तो dy अपॉन dt ये रहा, विच इज cos t। इसे डिवाइड करना है इसके साथ, मतलब नीचे लगा दो कोटेंजेंट t इंटू कॉस टी। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से, cos t कटेगा, 1 अपॉन कोटेंजेंट t बचेगा, मतलब आपको टेंजेंट ऑफ t मिल जाएगा। ये dy अपॉन dx आया है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में। आपको y का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में, समझे? तो यहां पर फिर से x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। अब फिर से का मतलब ये नहीं कि पहले भी कर चुका हूं मैं, पहले तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था, अब आप x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे। ठीक है ना, तो यहां पर d बाय डी एक्स ऑफ dy अपॉन dx करना है, तो यही आपका हो जाएगा d2y अपॉन dx2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों? इसका डेरिवेटिव करोगे 10t का बनेगा सीकेंट स्क्वायर t, और एंगल t का करोगे तो dt अपॉन dx। समझ गए चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव? ठीक है बच्चों,
तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी एक्स। ये डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू है, देखो यहां पर दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाय डी टी। तो इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन कोटेंजेंट टी इंटू में कॉस टी। कॉस टी को ऊपर भेजो या सीकेंट स्क्वायर टी को नीचे ले आओ, तुम्हारी मर्जी है। तो अगर नीचे लाओगे तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब टी, ठीक है। और ये कोटेंजेंट टी को यहीं पर रखना है तो यहीं रहने दो, या ऊपर ले जाना है तो टेन टी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं नीचे ही रख रहा हूं कोटेंजेंट टी, ठीक है, ओके। या इसे ऊपर ले जाओगे तो सीकेंट क्यूब टी बनेगा, इसे ऊपर ले जाओगे तो 10t बनेगा। असल में हमें ना डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है जब t इक्वल टू पाई बाई 4 हो। तो ये तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है, इसलिए मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बाद में देख लेंगे जो सिंप्लीफाई करना होगा। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x में t की जगह पे पाई बाई 4 पुट कर दो। सो 1 अपॉन कॉस क्यूब t की जगह पाई बाई 4, कोटेंजेंट t की जगह पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 क्या होता है बेटा, 1/√2 होता है, उसका क्यूब लेना है। कॉट पाई बाई 4 क्या होता है, तो 1 होता है, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा √2 का क्यूब। इंटू 1 करने की जरूरत नहीं है, 2√2 आप इसे लिख सकते हैं। ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। ध्यान से देखो बेटा, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है, उसको भी देखते हैं। तो ये रहा जी अल्टरनेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ये दे रखा है आपको, आपको ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। जो गिवन है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू माइनस कॉस पी इंटू साइन पी प्लस वाई। साइन वाले को इसके नीचे लगा दो तो आपको मिलेगा एक्स कोटेंजेंट पी प्लस वाई। ये साइन थीटा है ना, साइन पी प्लस वाई, पी प्लस वाई को मैं थीटा बोल रहा हूं, तो साइन थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो कॉस अपॉन साइन यानी कोटेंजेंट। ये हो गया माइनस कॉस पी। पी यहां पर कांस्टेंट है, इसलिए कॉस पी भी कांस्टेंट होगा, लिखा हुआ है वेयर पी इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए अब डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स बाहर, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर आएगा, और फिर एंगल का भी करोगे, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, तो p का 0 और y का y डैश, ठीक है। अब कोटेंजेंट वाला बाहर और x का डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 आ जाएगा। यहां पर हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाया है LHS में, RHS में तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आपको यहां पर प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ dy अपॉन dx। तो ध्यान से देखते रहना बेटा कैसे होगा। इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर पी प्लस वाई, वाई डैश यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ, कोटेंजेंट पी प्लस वाई को उधर ले जाओ, तो माइनस का कोटेंजेंट पी प्लस वाई बनेगा, उसे साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे, ठीक है बेटा, डन। अब यहां पर ये वाला साइन थीटा एंगल पी प्लस वाई है, उसको थीटा बोल रहा हूं, ये वाला साइन थीटा और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कैंसिल होगा, और ये माइनस का भी ध्यान रखना, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा एक्स अपॉन साइन थीटा मतलब पी प्लस वाई, राइट, और इनटू में वाई डैश, इधर है कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जरा इस स्टेप में ना आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो और एक्स अपॉन साइन थीटा, यानी एक्स यहीं पर रहने दो, साइन थीटा को इसके नीचे ले आओ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉस पी अपॉन कॉस पी प्लस वाई। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बढ़िया, ठीक है। सो बाय फर्स्ट एक्स अपॉन साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, सो इट इज माइनस कॉस पी अपॉन कॉस पी प्लस वाई, ठीक है, इनटू में वाई डैश तो है ही, RHS में है कॉस पी प्लस वाई, माइनस को उधर भेजूंगा और ये नीचे वाले कॉस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ध्यान से देखना क्या बचेगा, तो आपको मिलेगा कॉस पी इंटू वाई डैश यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस, माइनस को मैंने बोला था ना कि मैं RHS में शिफ्ट करूंगा, और साथ में कॉस
जो डिनोमिनेटर वाला है ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर पी प्लस वाई, यही आपको प्रूव करना है। ध्यान से देख लो, कॉस पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव कॉस स्क्वायर पी प्लस वाई। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे बच्चों? x रेज टू द पावर x को हम लोग e रेज टू द पावर ln ऐसे लिख सकते हैं, जिसे अगले स्टेप में आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो y की वैल्यू है। अब यहां से हमें डेरिवेटिव लेना है, तो y डैश e वाला सेम रहेगा। एक्सपोनेंट में चलते हैं, x बाहर ln x का 1 अपॉन x, ln x बाहर और x का 1। ये वाला यानी e रेज टू द पावर x ln x कहां से बना था बच्चों? देख लो ध्यान से, x की पावर x से बना था। ये ब्रैकेट में हो गया, x और 1 अपॉन x कैंसिल होकर 1 दे देंगे, तो 1 प्लस ln ऑफ x, यानी ये आपका y डैश है बच्चों। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलो, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ने वाली है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। y डैश x की पावर x क्या था? x की पावर x तो y था, इसे y लिख दो और इसे एज इट इज चलने दो। ठीक है, अब यहां से फिर से डिफरेंशिएशन हम करेंगे। ठीक है, तो y डैश का हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू y बाहर 1 का 0, ln x का करोगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस ln x बाहर और y का करोगे तो y डैश। यहां पर हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है RHS में? प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, इस वाले फैक्टर को ध्यान से देखना और जरा फर्स्ट इक्वेशन के पास भी चलेंगे हम लोग। तो क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, y डबल डैश इज इक्वल टू, ये y अपॉन x लिख लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ब्रैकेट वाले को देखना, 1 प्लस ln x, यहां देखिए 1 प्लस ln x की वैल्यू क्या है? y डैश अपॉन ये, यानी y डैश अपॉन x की पावर x, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों? y डैश। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू निकाल ली है। x की पावर x क्या था? x की पावर x इनिशियली तो y है, दे रखा है क्वेश्चन में, ये देख लो। ठीक है, तो ये हो गया y अपॉन x, नीचे वाला y बन गया, ऊपर y डैश और एक और y डैश पहले से ही है, y डैश का स्क्वायर हो गया। अब आपको सिर्फ साइड चेंज करना है, और मन करे तो y डैश को dy अपॉन dx लिख लो एंड डबल डेरिवेटिव को d2y अपॉन dx2 लिख लो। तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx2, इसे उधर ले जाएंगे तो -1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसे भी उधर ले जाएंगे तो -y अपॉन x। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ATS 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में मिलेंगे ATS 5 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।